तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत करने वाले हैं एक और नई क्लास। और आज की क्लास में हम करेंगे जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग। और इसके बाद इस टॉपिक के बाद एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। तो ये दोनों ही टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। खासतौर पर ये जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ये राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये आज 12th नंबर की क्लास होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने लगातार टॉपिक वाइज क्लासेस करी है। तो आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो जो 1916 का लखनऊ समझौता होता है उस दौरान जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संबंधित है। इसमें क्या होता है, कांग्रेस के दो पक्ष होते हैं, एक नरम दल और गरम दल। तो उनके मध्य समझौता होता है, साथ में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो जो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें जो वहाँ के कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं अंबिका चरण मजूमदार को 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी। सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था सूरत में, तो उस दौरान जो उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे, तो उनका पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में होता है। तो वो इसी अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनके बीच समझौता हो जाता है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी। तो जो उदारवादी और उग्रवादी अलग हुए थे, तो उनके बीच जो समझौता करवाने में प्रमुख शिल्पकार की भूमिका निभाती हैं, तो वो हैं उस समय आयरलैंड से आई हुई लेडी एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था। तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय था जिसके कुछ मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुए, इसमें जो मुख्य निर्णय लिया गया था वो था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किया जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ आने के लिए, तो उसी में क्या है, कांग्रेस के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जो मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, तो उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, जो कि क्या है, इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं 1916 में, तो उन्होंने क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो समझौता हुआ था इसका विरोध किसने किया था। तो वो थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारत में जो होम रूल लीग की अवधारणा है, होम रूल लीग का अर्थ होता है स्वशासन। तो ये अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ। जब 1914 से 1918 के मध्य भारत में नहीं, विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान भारत में होम रूल लीग की मांग की जाती है और होम रूल आंदोलन के नाम से यह प्रसिद्ध होता है। तो अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने पूना में से होम रूल आंदोलन आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल लीग का प्रारंभ किया। तो दो प्रमुख लीडर होते हैं होम रूल लीग के। एक तो होते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो अप्रैल 1916 से पूना से यह आंदोलन प्रारंभ करते हैं, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास के क्षेत्र में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल लीग का प्रारंभ किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो एनी बेसेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसका नाम है कॉमनवेल। तो कॉमनवेल पत्रिका किसकी है ये पूछा जा सकता है, तो वो है एनी बेसेंट ने, जिसके द्वारा उन्होंने क्या है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके माध्यम से स्वशासन की मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ा है कि होम रूल आंदोलन आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। होम रूल का अर्थ क्या होता है, स्वशासन। अगला है कि सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी। तो सर्वप्रथम जो होम रूल लीग की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, तो रेडमंड के द्वारा की जाती है। वर्ष 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब होम रूल लीग आंदोलन भारत में चलाया जा रहा था उस दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो होम रूल लीग आंदोलन दो क्षेत्रों में दो प्रमुख लीडर हैं, एक तो तिलक का होम रूल लीग है और एक है एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का जो होम रूल लीग होता है वो अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में प्रमुख रूप से चलाया जाता है, जिसका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक में था। और समिति का जो स्वरूप था, इनमें अध्यक्ष जो थे उनका नाम था, अध्यक्ष थे NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। और इनका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनका जो प्रचार का माध्यम था, प्रचार के माध्यम दो प्रमुख पत्रिकाएं थी इनकी, एक तो मराठा और एक केसरी। मराठा और केसरी के द्वारा, मराठा जो था वो हिंदी भाषा में था, जबकि जो केसरी है वो एक मराठी भाषा में पत्र प्रकाशित हुआ करता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो तिलक के होम रूल के अध्यक्ष हैं वो उनका नाम भी याद रखना है, NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। अगला आती है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की जो स्थापना है वो सितंबर 1916 में होती है। इनका प्रमुख क्षेत्र होता था मद्रास और तमिलनाडु का क्षेत्र। मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रमुख रूप से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। मुख्यालय बनाया था अड्यार मद्रास को। इनका जो स्वरूप था वो था अखिल भारतीय स्वरूप, जिसमें क्या है सचिव थे जॉर्ज आरुंडेल सचिव थे। जब उनका भी उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। और प्रचार के लिए इन्होंने जो माध्यम अपनाए थे, दो इनके प्रमुख पत्रिका हैं, एक है कॉमनवेल, दूसरा है न्यू इंडिया। कॉमनवेल और न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगला आता है फेब्रियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखा को किस वर्ष एक कर दिया गया, तो वर्ष 1918 में क्या है, जो तिलक और एनी बेसेंट अलग अलग होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे, उनकी दोनों की शाखाओं को एक कर दिया जाता है। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका में होम रूल लीग का गठन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला आता है एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ होम रूल लीग के साथ जॉर्ज आरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, BP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें से हैं जॉर्ज आरुंडेल हैं, CP रामास्वामी अय्यर हैं, BP वाडिया हैं, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख लोग इससे संबंधित हैं। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव थे D ग्राहम पोल। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना लंदन में होती है, जिसके महासचिव कौन है, तो D ग्राहम पोल। अब आता है अगला टॉपिक जो संबंधित है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 1890 ईस्वी में गठित भारत की प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो वर्ष 1890 में जो प्रथम मजदूर संगठन की स्थापना होती है वो की जाती है NM लोखंडे के द्वारा।
वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। तो ये ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है ये पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किसके द्वारा दिया गया? तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अपना जो अधिक धन होगा उसे क्या है एक ट्रस्ट के रूप में जमा करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1920 में मुंबई में। 1920 ईस्वी में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक हैं NM जोशी। NM जोशी क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक हैं। लाला लाजपत राय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लाला लाजपत राय जो हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1947 ईस्वी में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वर्ष जो 1947 में स्थापित होती है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी मार्च 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रमुख कारखाना अधिनियमों के बारे में एक चार्ट दिया गया है। तो प्रमुख कारखाना अधिनियम जो है फर्स्ट कारखाना अधिनियम आता है, पहला कारखाना अधिनियम वो था 1881 में। 1881 में आता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दूसरा कारखाना अधिनियम आता है 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में आता है। एक और कारखाना अधिनियम 1911 में आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में। एक आता है और अन्य कारखाना अधिनियम 1922 का लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में। कारखाना अधिनियम 1934 का आता है लॉर्ड बिलिंगटन के कार्यकाल में। और कारखाना अधिनियम 1944 में लॉर्ड बेबेल के समय पर आता है। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई मजदूर दिवस मनाया गया जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो वर्ष 1927 में क्या होता है कि भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे के रूप में मनाया गया था जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय का नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हैं। एमएन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एमएन रॉय के सहयोग से ताशकंद में प्रथम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है उससे 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो कानपुर में 1925 में किया गया। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया? तो वो था साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एमएन रॉय के द्वारा की गई है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना
क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? तो वो थे सौमेंद्र नाथ टैगोर। सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन.एम. मजूमदार के द्वारा की गई। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोगों के संबंध में कि आयोग कब गठित हुआ और यह किससे संबंधित है? फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग का संबंध जो है वो पुलिस सुधार से संबंधित है और ये लॉर्ड कर्जन के गवर्नर जनरल कार्यकाल में आता है। हंटर आयोग। हंटर आयोग ये संबंधित है पंजाब में अशांति के संबंध में और ये 1919 में गठित हुआ, जिस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। बटलर आयोग। बटलर आयोग का गठन 1927 में हुआ। यह भारतीय रियासतों के संबंध में सुधार करने से संबंधित था और इस समय 1927 में भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लिनलिथगो। लिनलिथगो आयोग का गठन होता है 1928 में और यह संबंधित था लिनलिथगो आयोग भूमि सुधार से और 1928 में भारत का गवर्नर लॉर्ड इरविन ही था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का गठन होता है 1928 में और यह बरदौली में लगान वृद्धि की जांच से संबंधित था। हुटले आयोग का गठन होता है 1929 में। इस समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था और हुटले आयोग का संबंध है श्रम से संबंधित है। सप्रू आयोग 1935 में गठित होता है और यह लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में सप्रू आयोग जो है वो संबंध था बेरोजगारी से। एक अन्य आयोग होता है अंतिम आयोग क्लाइड आयोग, जिसका संबंध था तेभागा आंदोलन से और यह लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान गठित किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट दिया है कि भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हुटले आयोग का गठन किया गया था। तो इसे हुटले आयोग के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1929 में श्रम सुधार से संबंधित था। तो आज की वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल और लखनऊ समझौता से संबंधित, लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कल के दिन हम गांधी जी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको लेकर आएंगे। तो आप लगातार हमारे क्लास में बने रहें और लगातार वीडियो से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो आज की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।